साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेके आए हैं, जो कि लगातार कंटिन्यू बना हुआ है और आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और कल आपने पीएनबी का जो प्रैक्टिस सेट था वो देख लिया होगा, जो उनके एग्ज़ाम में आया था। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सब क्वेश्चन थे सब सेम टू सेम ऐसे के ऐसे पेपर में आ रखे थे। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उससे भी पूरे के पूरे क्वेश्चन बने थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, सरफेसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल इन। जो सरफेसी एक्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये है क्वेश्चन। सरफेसी एक्ट हाउस प्रॉपर्टी के लिए, मशीनरी के लिए, कृषि भूमि के लिए या केवीबी के लिए। केवीपी किसान विकास पत्र, केवीबी की फुल फॉर्म होती है किसान विकास पत्र। तो जो सरफेसी एक्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड पे लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जो सरफेसी एक्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड पे लागू नहीं होता है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से नीचे लिखा हुआ है, सरफेसी अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को अदालतों के हस्तक्षेप से बिना क्रेडिट डिफाल्टरों के प्रॉपर्टी बेचने या नीलाम करने की अनुमति देता है। अगर किसी को सरफेसी एक्ट का पता नहीं है तो वो इसको पढ़ के थोड़ा बहुत इसको याद कर सकता है। नेक्स्ट, एनपीए इम्प्लीमेंट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। जो एनपीए है जो वो किसकी जो कमेटी है उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया था, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था। पहला है सुब्रमण्यम कमेटी, दूसरा है नरसिम्हन कमेटी, तीसरा है केपी कमेटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नरसिम्हन कमेटी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरफेसी एक्ट वॉज पास्ड इन। जो सरफेसी जो अधिनियम है जो मैंने आपको ऊपर बताया उसको कब पास किया गया था, 2005 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में। तो जो सरफेसी अधिनियम है उसको 2002 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एनपीए कंसीडर्ड इन केस लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। जो लंबी अवधि के लिए जो एनपीए होता है उसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसके लिए, खेती के लिए, वो कौन सा सेशन माना जाता है। सेकंड सेशन, तीसरा सेशन, पहला सेशन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कंसीडर करेंगे एनपीए में अगर कोई खेती के लिए तो वो माना जाता है, एनपीए में पहला सेशन माना जाता है, उसको खेती का पहला सेशन माना जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हेन आरबीआई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीए गाइडलाइंस। तो जो आरबीआई ने जो एनपीए है उसकी गाइडलाइन को कब शुरू किया था, कि कब इनकी गाइडलाइन एनपीए की चालू कर दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका आंसर है 91, 92 या 95 और एक आंसर अगले पेज में हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1992। 1992 में आरबीआई ने एनपीए की गाइडलाइन जारी कर दी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजनिंग परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड असेट। जो स्टैंडर्ड असेट है उसका कितना परसेंटेज है, इसमें रीजनिंग ऑफ स्टैंडर्ड असेट का कितना परसेंटेज है, 10, 20, 40 या 60। तो जो स्टैंडर्ड असेट का जो परसेंटेज है, यहाँ पर एक्चुअली प्रोविजनिंग था, यहाँ पे रीजनिंग नहीं था, यहाँ पे था प्रोविजनिंग परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड असेट। ठीक है भाई। तो अगर कहीं पे गलती होगी तो माफ़ कर देना, बाकी तो
क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, 40% प्रोविजनिंग परसेंटेज स्टैंडर्ड एसेट है, 40%। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस वुड हैव टू बी अराइव, जब कीमत आनी होगी तो कैसे आनी होगी कीमत किसी भी वस्तु, किसी भी कस्टमर की? बिफोर द वैल्यूशन, मूल्यांकन से पहले, बिफोर द टैक्स एक्शन, कर कार्रवाई से पहले, आफ्टर द वैल्यूशन एक्सरसाइज या किसी अभ्यास के बाद, इनमें से सब। तो अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। व्हेन प्राइस वुड हैव टू बी अराइव्ड, कि कीमत कब आनी होगी? तो इसका सही आंसर है आफ्टर द वैल्यूएशन एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉरपोरेट डेबिट रेस्ट्रिक्टिंग सिस्टम गाइडलाइन वेयर रिवाइज इन दिसंबर 2005। जो कॉरपोरेट ऋण प्रतिबंधक प्रणाली दिशा निर्देश को 2005 में संशोधित किया गया था, तो उसका अध्यक्ष कौन था? ये है क्वेश्चन। और यही जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यही पेपरों में बन रहे हैं। और जो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है ये सभी बैंकों के लिए बेनिफिशियल है और सभी जितने भी सब स्टाफ हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सभी बैंकों का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल सके, केवल सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए। बाकी आपको इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको केवल सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए ही बताया जाएगा। और आज का मैं लाइक का आपका 2 मिनट मांगता हूँ, मैं टारगेट रखता हूँ 60 लाइक का, क्योंकि हमारा तो छोटा चैनल है, क्योंकि इसको कोई देखता भी नहीं है और कोई पसंद नहीं करता और कोई लाइक भी नहीं करता। इसलिए मैं आज की लाइक का टारगेट 60 टारगेट रखता हूँ कि आपका 2 मिनट और मेरे 20 या 25 मिनट आपके लिए कैसे लगते हैं ये आप अंगूठा लगाकर ज़रूर बताएं। तो इसका जो ऑप्शन है कि ये जो गाइडलाइन है डेबिट कॉरपोरेट रेस्ट्रिक्टिंग की जो दिसंबर 2005 में लागू की गई थी, इसका अध्यक्ष कौन था? एसपी गोपीनाथ, एस गोपीनाथ, SN मुंद्रा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस गोपीनाथ इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज नोटिस पीरियड आफ्टर टेकिंग पजेसिंग ऑन मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टीज। अगर चल और अचल संपत्ति यानी मूवेबल और जो रुकी हुई संपत्ति पर कब्जा लेने के बाद नोटिस को कब, नोटिस की अवधि क्या है, नोटिस का टाइम पीरियड क्या है? 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज या 180 दिन। तो अगर किसी पे कब्जा कर लिया है किसी की प्रॉपर्टी पे, तो उसका जो टाइम पीरियड है नोटिस का वो है 30 दिन। 30 दिन का टाइम पीरियड है, आपको नोटिस मिल जाएगा। अगला है हाउ मैनी डेज नोटिस रिक्वायर्ड फ्रॉम पजेशन। ये कब्जे के लिए कितने दिन की नोटिस की आवश्यकता है? ये वाला अलग क्वेश्चन है और ऊपर वाला अलग क्वेश्चन था। इसमें आवश्यकता कितने दिन की है इसमें ये पूछा गया है, 30 दिन, 60, 90 या 180। तो इसमें होती है 60 दिन की, लेकिन उसमें होती है 30 दिन की आवश्यकता। नोटिस देने की आवश्यकता है 60 दिन में या 2 महीने के अंदर। अंडर लोक अदालत अमाउंट ज्यूरिडिक्शन अप टू, लोक अदालत की तहत राशि क्षेत्राधिकार ऊपर कितना है? अगर आप लोक अदालत में चले गए तो कितने तक का अमाउंट उसमें एक्सेप्ट किया जाता है? अगर आप लोक अदालत में जाते हैं तो 10 लाख। मैं लोक अदालत आपको पहले ही बता भी चुका हूँ अपने प्रैक्टिस सेटों में। लगातार प्रैक्टिस सेट अगर आप जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं, 50 लाख, 20 लाख या 1 करोड़।
तो जो अगर लोक अदालत का जो तहत क्षेत्राधिकार राशि है कि आप लोक अदालत में गए, कितने रुपए तक के अमाउंट के से ऊपर आप लोक अदालत में जाएंगे, तो ये है 20 लाख। 20 लाख रुपए इसकी लोक अदालत की क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट, बैंक रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई एनपीए अकाउंट। बैंक को जो एनपीए खाते को कितने उसमें वर्गीकृत करना आवश्यक है, कितनी कैटेगरी में बांटना इसको आवश्यक है। 1 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 3 कैटेगरी या 5 कैटेगरी। तो ये मैं आपको पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस में बता चुका हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आज आपके लिए ये वाला सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो बैंक का जो रिक्वायर्ड क्लासीफाई एनपीए का उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका एनपीए का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोविजनिंग परसेंटेज ऑफ डाउटफुल असेट। जो डाउटफुल असेट है उसका प्रावधान उसका जो प्रावधान है वो कितने परसेंटेज है, 10, 20, 30 या इनमें से कोई नहीं। तो जो डाउटफुल एसेट होते हैं अगर मैं उनके प्रावधान की बात करूं तो उनका जो प्रावधान है वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनका प्रोविजनिंग परसेंटेज डाउटफुल एसेट का इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा तेज़ हो रहा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि स्पीड अप है। कल सब स्टाफ ने बोला सर थोड़ा स्पीड कराइए, तो मैं उनके कहने पे तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन तो मैं चाहता हूँ थोड़ा तेज़ हो। पहला है, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ लोन अंडर विच सरफेसी एक्ट नॉट एलिजिबल फॉर एप्लीकेबल। कि ऋण की वह सीमा क्या है जिसके तहत सरफेसी अधिनियम पात्र या लागू नहीं होगा। कितने तक का जो सरफेसी एक्ट है वो एलिजिबल नहीं है। आपके सामने है 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख या 5 लाख। जो 1 लाख तक का जो ऋण राशि है वो इसमें सरफेसी एक्ट में लागू नहीं है। ठीक है भाई, 1 लाख तक का। अगला है, इन BCBS में जो एस की जो स्टैंड फॉर्म है, क्योंकि अब की बार जो कल भी आया था NOC और काफ़ी क्वेश्चन आए थे कल जो PNB सब स्टाफ टू क्लर्क में थे और वो भी जनरल बैंकिंग के थे। तो अगर आप पेपर दे रहे हैं तो सब में यही आपके पास यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। तो इसमें एस की जो फुल फॉर्म बतानी है वो क्या है, सपोर्ट, स्टॉप, सुपरविजन या स्टैंडर्ड। तो BCBS में एस की फुल फॉर्म होती है सुपरविजन और उसकी फुल फॉर्म होती है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये है इसकी फुल फॉर्म। आपके लिए मैं फुल फॉर्म 101% लिखता हूँ, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, इन विच ईयर बेसल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड। कि जो बेसल इम्प्लीमेंटेशन है उसको किस वर्ष शुरू किया गया था। जो बेसल इम्प्लीमेंटेशन है उसको किस साल शुरू किया गया था, 2010 में, 2012 में, 2013 में या 2015 में। तो बेसल इम्प्लीमेंटेशन 2013 में शुरू किया गया था। इसको 2013 में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इंद्रधनुष प्लान। इंद्रधनुष प्लान का उद्देश्य क्या है। क्या है इंद्रधनुष प्लान। फॉर इवेम ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक की जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनको विकसित करना। फॉर रिवैम्प प्राइवेट सेक्टर बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करना। या फॉर रिवैम्प ऑफ आरआरबी का पुनरुद्धार करना। तो इसमें है जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका विकास करना, ये है इंद्रधनुष प्लान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट
और सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोर कैपिटल इज आल्सो नोन एज, जो कोर कैपिटल है उसको किस नाम से जाना जाता है? टीयर 1, टीयर 3, टीयर 1 और टीयर 4। जो कोर कैपिटल है उसको टीयर 1 के नाम से जाना जाता है, कोर कैपिटल को। ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये कल पीएनबी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। कस्टमर डेज इज सेलिब्रेट ऑफ, कि ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? ऑन 6th ऑफ मंथ, महीने की 6 तारीख को। ऑन 31 मंथ, महीने की 31 तारीख को। या ऑन 10th ऑफ द मंथ, महीने की 10 तारीख को। और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑन 10th ऑन द मंथ। हर महीने की 10 तारीख को कस्टमर डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो थे जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन। और अब शुरू होता है यहाँ से जो पंजाब नेशनल बैंक सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन है उसके क्वेश्चन, क्योंकि आज एसबीआई के नहीं लाए इसलिए ये है पीएनबी के। और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी बैंकों के लिए एग्ज़ाम में और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आने वाले हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा और ताकि आप भी सब स्टाफ टू क्लर्क बन सकें। शुरू करता हूँ पीएनबी का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, मेनू सर्च अकाउंट डिटेल यूजिंग कार्ड डिटेल। अगर आपने मेनू सर्च करना है अकाउंट डिटेल का तो उसके लिए जो ये मेनू ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर डेबिट कार्ड होगा, गलत टाइप कर दिया है। पहला ऑप्शन है SCDM, दूसरा है MDCH और तीसरा है DCMH और चौथा है CHMD। तो इसका जो राइट है आंसर वो है SCDM, डिटेल यूजिंग कार्ड, डेबिट कार्ड का। नेक्स्ट देख लेना, अगर चेंज हो गया होगा तो ऑप्शन में ज़रूर लिखना कि सर चेंज हो गया है। जो भी है, क्योंकि मेरे को तो कई जगह से भी ढूंढने पड़ते हैं, फिर आप तो जानते ही हैं, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ज़रा। नेक्स्ट, क्रेडिट स्कोर फॉर क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट स्कोर है वो क्रेडिट कार्ड में कितना होना चाहिए? 400 प्लस, 600 प्लस, 300 प्लस या 500 प्लस। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 600 प्लस है, लेकिन आपको कहीं पे 750 भी मिलेगा। अब कई जो सब स्टाफ हैं वो ये नहीं जानते कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर ऐसा होता है कि मतलब ये रिपोर्ट ये बताती है, इसलिए मैंने इसको अलग से कलर से मार्क कर रखा है ताकि आपको इसका पता लग सके कि आपने कब लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया, आपको किस किस बैंक या लोन संस्थान से लोन या क्रेडिट कार्ड मिला और आपने लोन या क्रेडिट कार्ड का EMI और बिल का भुगतान समय पर किया या नहीं किया। ये होता है क्रेडिट स्कोर। ये चीज़ जानना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ हर खेत को पानी। यहाँ पर ये हिंदी में है, हर खेत को पानी किसका पार्ट है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि योजना। तो हर खेत को पानी है जो वो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कवर फॉर डिपॉजिट अंडर DICG। जो DICGC में इंश्योरेंस कवर डिपॉजिट कितना है? तो जो DICGC की फुल फॉर्म है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी।
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। तो कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो इसका जो डिपॉजिट अंडर कवर इंश्योरेंस है वो है 5 लाख तक का। ठीक है। नेक्स्ट, BBPS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, भारत बिल पे सिस्टम, बिल बोर्ड पे स्कीम, भारत बिल पे स्कीम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो BBSP है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत बिल पे सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेनू फॉर फिक्स्ड असेट मैनेजमेंट सिस्टम। जो फिक्स्ड असेट होता है जो, उसका मेनू ऑप्शन क्या है, FAMS, HFAM, FAM SRPT और HFAM SPRT। तो जो मेनू ऑफ फिक्स एसेट मैनेजमेंट है वो है FAMS। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, FAMS फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको भी आप अपना दिमाग यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, कस्टमर मंथली इनकम ₹50,000, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर होम लोन। अगर किसी कर्मचारी की 50,000 तनख्वाह है और उसने होम लोन लिया है तो उसका कितना परसेंटेज कटेगा यहाँ पर रुपया। पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा है 60, तीसरा है 50 और चौथा है 80। तो अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है तो उसका कटेगा 60%, यानी अगर 50,000 तनख्वाह है तो उसका कटता है 60% होम लोन में। लेकिन अगर किसी का, अगर 50,000 में अगर मैं 1 साल में कितना हो रहा है, 6 लाख, 6 लाख है तो आपका 60% कटेगा। ये बहुत जानने वाली बात है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 साल में 5 लाख रुपए तक है तो आपका 50,000 ही, 50% ही आपका होम लोन के लिए कटेगा। ये है होम लोन की बातें। नेक्स्ट, मेनू फॉर FDR प्रिंट। जो FDR है, FDR की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। इसकी जो मेनू ऑप्शन है वो कौन सा है, पहला ऑप्शन है HDRP, दूसरा है HDD प्रिंट, तीसरा है SPBP और चौथा है नन। ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा HDRP। और आज का अंतिम और सबसे लास्ट क्वेश्चन कि मेनू फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का मेनू ऑप्शन क्या होगा, ये तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, CC पे, H पे, HL AS पे और PC P कैश DP। तो इसको आप ऐसे भी क्रैक कर सकते हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट CC पे, तो इसका पहला ही ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा इसलिए स्पीड हो गया है, थोड़ा समय का अभाव था तो इसलिए तेज़ी से हो गया है। तो एक बार फिर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है या आपके समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हर एक बैंक के लिए, चाहे बैंक चाहे SBI है, चाहे कोई सा भी बैंक है, PNB है, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी करते हैं, अगर सब स्टाफ में हैं, तो चाहे आपका एग्ज़ाम कभी भी है तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो अब लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और वीडियो आपको 10 और 10:15 बजे करेक्ट मिल जाएगा बैंक के टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।